नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। संघ का फैसला राम माधव संघ के लिए नहीं, बीजेपी के लिए काम करेगा। लेकिन इम्तिहान की घड़ी अब सरकार की असल में शुरू हो चली है। संसद तो शुरू हुआ, एक हंगामे में गया, दूसरा बहस और चर्चा के बीच, जिसमें निकला यही कि विरासत से जो मिला है उसे आगे बढ़ाने में वक्त तो लगेगा, इंतजार कीजिए। तो लेकिन इम्तिहान की घड़ी है और इम्तिहान की घड़ी में सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि बजट में किसानों को लेकर क्या होगा। ये एक अपने तरीके का पहला इम्तिहान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार गरीब और किसानों की बात हुई है, लेकिन असल इम्तिहान कल ही है। ये है रेलवे को लेकर इम्तिहान, और ये पहले इम्तिहान में पहली बार एक नई दृष्टि से रेलवे बजट आज़ादी के बाद शायद पहली बार रखा जाने वाला है। संकेत जो मिल रहे हैं वो संकेत साफ हैं। रेलवे बजट का मतलब सिर्फ रेलगाड़ी नहीं होती, रोजगार भी होता है, निजीकरण भी होता है, और कहीं ना कहीं इन सब के जरिए जितनी भी मांग है देश में यात्रियों के, उसी पूरी करना भी होता है। हर दृष्टि से, पैनी दृष्टि के साथ कल बजट का इम्तिहान, या कहे मोदी सरकार का इम्तिहान बजट को लेकर, रेल बजट को लेकर क्या है, आइए जरा देख लीजिए। रेलगाड़ी की ये छुक बीते 67 बरस में 65,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,20,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है, और 75,000 रेलवे स्टेशनों के जरिए हर दिन इस देश में 2.5 करोड़ लोगों को सफर कराती ये रेलगाड़ी कोयले से डीजल तक आई और उसके बाद डीजल से बिजली तक से चलने लगी। लेकिन इसकी रफ्तार में कोई बहुत इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे का ही इजाफा हुआ। लेकिन अब रफ्तार का दौर है, तो पहली बार सुपरफास्ट नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन को चलाने की योजना सरकार बना रही है। यानी 90 और 100 किलोमीटर की रफ्तार से कहीं आगे 200 या 250 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने की योजना बुलेट ट्रेन से। तो इस रफ्तार और उस रफ्तार के बीच रेल बजट के जरिए पहली बार रेलवे के निजीकरण की तरफ सरकार के कदम बढ़ सकते हैं। यानी रेल के कुछ सेक्टरों को निजी कंपनियों के हवाले किया जा सकता है। मसलन निजी रेलगाड़ियों से लेकर निजी रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन, रेलवे इंजन, डिब्बों का निर्माण भी निजी कंपनियां करने लगे। दरअसल आजादी के बाद पहली बार सरकार ये मान रही है कि रेल बजट को सिर्फ रेलगाड़ियों तक सीमित रखना बेवकूफी होगी। यानी रेल बजट रेलवे के निजीकरण के जरिए कॉरपोरेट सेक्टर की रेलवे में भागीदारी और उसके जरिए रोजगार पैदा करना, और साथ ही इस देश में रेल यात्रियों की जो मांग है, यानी जितनी बड़ी तादाद में इस देश में लोग रेलवे से सफर करते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सबको सुविधापूर्वक रेल यात्रा दिलाई जा सके। कह सकते हैं जिस तरीके से हवाई यात्रा में एयर इंडिया के वर्चस्व को खत्म कर निजी कंपनियों के जरिए रास्ता निकाला गया, उसी तर्ज पर रेलगाड़ी को भी भारतीय रेल के वर्चस्व को खत्म कर एक नई सोच रेलवे बजट में आ सकती है। और अब जरा कल्पना कीजिए कि 6 घंटे में दिल्ली से मुंबई आप बुलेट ट्रेन से जाएंगे या फिर किसी हवाई जहाज से। वाकई ये किसी सपने की तरह लगता है कि आपको पसंद क्या है, हवाई जहाज से जाना या रेल से जाना। और जब चूज करने का मौका आ जाए कि ये हम इस पे जाएंगे या उससे जाएंगे, ये वक्त देश के लिए स्वर्णिम होगा। इंतजार उसका किया जाए या इससे इतर इस देश के भीतर की एक हकीकत को जान लिया जाए। तो पहला इम्तिहान रेल है, 2 दिन बाद पहला इम्तिहान बजट है। इस बजट को लेकर किसान हाशिए पर है। किसान के जिंदा रहने की बात आज राज्यसभा में कही गई, लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है? किसान जिंदा रहे या ना रहे, ये आजादी के बाद से कभी किसी सरकार ने सोचा नहीं। फिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ा राजनीतिक संकट किसानों को लेकर ही हो चला है। नेहरू से लेकर मनमोहन सरकार तक की नीतियों तले किसान हाशिए पर ही ढकेले गए। तो फिर ऐसा क्या है कि मोदी सरकार हाशिए पर ढकेले गए किसानों का रोना पहले ही सत्र में रोने लगी। बीते 67 बरस में जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार कम होता चला गया, लेकिन इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो फिर ऐसा क्या है कि जिस खेती का योगदान जीडीपी में महज 13.7% है, वह देश के बाकी 86.3% के योगदान पर भारी पड़ रहा है।
तो पहली समझ तो यही कहती है कि आजादी के वक्त जो खेती देश के जीडीपी में 66% से ज्यादा का योगदान देती थी, वह घटते घटते मोदी के दौर में 13.7% तक पहुंच चुकी है। और इसी से सवाल निकलता है कि खेती और किसान जब किसी सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं रही, तो फिर ऐसा क्या है कि मानसून के कमजोर होने की खबर या फिर अनाज सब्जियों की कीमत बढ़ने भर से सरकार डोलने लगी, क्योंकि इसी दौर में जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 20% से बढ़ते बढ़ते 67% पार कर चुका है। यानी आजादी के वक्त जिस भूमिका में खेती थी, आज की तारीख में उतनी ही पूंजी का योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो फिर ऐसा क्या है कि किसानों को लेकर मोदी सरकार रोना रो रही है? असल में जीडीपी में खेती का योगदान चाहे 13.7% हो, लेकिन आज भी देश की 60% आबादी खेती के ही भरोसे जीवन जीती है। वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर के जरिए चाहे मुनाफा बनाने की स्थिति में लगातार सरकार रही हो, लेकिन उस पर देश के महज 20% जनसंख्या ही निर्भर करती है। तो क्या पहली बार मोदी सरकार यह समझ रही है कि खेती या किसान ही भारत का असल मर्म है, या फिर किसानों की बात कर खेती के कॉर्पोरेटीकरण की दिशा में मोदी सरकार अब कदम बढ़ाने लगेगी? दरअसल ध्यान दे तो संकट नीतियों का है। सरकारी नीतियों से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के लिए बनाया ही नहीं गया, जिससे खेती की ताकत कम होती चली गई। और बीते 50 वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में भी सिर्फ 3% की ही बढ़ोतरी हुई। यानी हर सरकार के लिए विकास का रास्ता उस कमाई पर टिका जो विदेशी उत्पादों को भारत में लेकर आता, या फिर भारत के कच्चे माल को कौड़ियों के मोल बाहर ले जाने का रास्ता खोलता। इस सर्विस के एवज में मिलने वाला कमीशन ही सरकारों के लिए विकास का ऑक्सीजन बना। शायद इसीलिए रामविलास पासवान जब ये कहते हैं कि किसानों को जिंदा रखना है या नहीं, ये सदन तय कर ले, तो बात हास्यास्पद तो जरूर लगती है। सदन को सोचना है, देश को सोचना है, सरकारों को सोचना है, क्योंकि इस देश में राष्ट्रीय आय का 1% से भी कम हिस्सा सरकार खेती या कहें कृषि क्षेत्र में लगाती है। ये हाल है। हम आपको बताएंगे इसकी स्थिति भी, लेकिन उससे पहले जरा एक नई स्थिति देख लीजिए। जीडीपी किस तरीके से चेंज होते चला गया, परिवर्तन होते चला गया, और खेती का हिस्सा धीरे धीरे हाशिए पर जीडीपी में कैसे चला गया। 1950 67% कृषि का हिस्सा जीडीपी में योगदान देता था, 13% उद्योग, सर्विस सेक्टर 20%। आगे बढ़ते हैं 1970 इंदिरा गांधी का दौर, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के दौर, 40% कृषि का हिस्सा, 16% उद्योग, 40% सर्विस सेक्टर। इधर बढ़ते चला जा रहा है, कृषि घटते चला जा रहा है। 1990 35% खेती, उद्योग 17%, सर्विस सेक्टर 41%, और आज की तारीख में क्या है 13.7% कृषि। ये एक स्थिति है, जबकि 62% लोग इस पर टिके हुए हैं, जिस जीडीपी में सिर्फ 13.7% का योगदान है, और 67% जो सर्विस सेक्टर में है वहां पर 15% इस देश में 15 से 20% के बीच में लोग टिके हुए हैं। उत्पादन पे कितना जोर रहा है उसकी एक स्थिति देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ है, 13 से 18%, 5% बढ़ा है। सवाल यह है कि इस देश के भीतर जो नीतियां बनती रही उसमें उत्पादन पर कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। और संयोग देखिए, आज राज्यसभा में भी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, मूल मुद्दे पर कोई नहीं आया। समूचा सच ये नहीं है। इस देश का सच दरअसल किस तरीके से असमानता पैदा कर रहा है, नीतियां जो बनाई जा रही है वो गरीब और हाशिए या ग्रामीण जीवन से कितनी दूर है, और इन सब के बीच जो राष्ट्रीय आय का अधिकतर पैसा कहां चला जाता है, संसाधनों की लूट इस देश में कौन कर लेता है। और जिस खेती किसान में जरा सी गड़बड़ी हुई तो सरकारें डोलने लगी, और महंगाई को लेकर सरकार को सवाल दर सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं। ये कौन सी स्थिति है? आइए जरा इस रिपोर्ट को देखिए, समझ पाइएगा कि दरअसल खेती किसानी को लेकर नजरिया इस देश में रहा क्या है। हमारा किसान जो उत्पादन करता है उस पर मूल्य वृद्धि पर भारत सरकार ने, राज्यों ने एक बहुत बड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण चुनाव से पहले का है, तब वादा किया गया, लेकिन अब तो सरकार में है तो इसे पूरा होना चाहिए। लेकिन किसानों को जो समर्थन मूल्य मिल रहा है और जिस तेजी से खेती करने में महंगाई बढ़ रही है, उसमें अब भी 50% से ज्यादा का अंतर है। तो फिर किसान क्या करे? सरकार मानती है कि बीज, खाद, सिंचाई से लेकर मजदूरी तक महंगी हुई है। खेत से मंडी तक के बीच में बिचौलियों की भूमिका बढ़ी है। मंडी से गोदाम तक के बीच जमाखोरों की तादाद बढ़ी है। तो अब सवाल है सरकार क्या करे, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में 8 करोड़ किसान हैं तो 25 करोड़ खेत मजदूर हैं।
यानी सिर्फ समर्थन मूल्य से काम नहीं चलेगा, बल्कि खेती में सरकार को निवेश करना होगा। और इस देश का आलम यह है कि चौथी से 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय का महज 1.3% से भी कम कृषि में निवेश हुआ। यानी जिस देश में 62% आबादी खेती पर आश्रित हो, 50 से 52% मजदूर खेत से ही जुड़े हों, वहां सिर्फ 1.3% खर्च से सरकार किसानों का भला क्या कर सकती है। और अंदरूनी सच तो यह भी है कि अगर इसमें से निजी निवेश को निकाल दिया जाए तो राष्ट्रीय आय का सिर्फ 0.3% ही सरकार निवेश करती है। यानी असल हकीकत यह है कि देश में जो इस वक्त खेती के नाम पर हो रहा है वो किसान अपनी बदौलत ही कर रहा है। लेकिन अब बात मोदी सरकार की हो रही है तो उम्मीद यह कहकर लगाई जा सकती है कि देश का पीएम एक गरीब परिवार में पैदा हुआ तो उसकी संवेदनशीलता ग्रामीण किसान या कहें गरीब के प्रति बनी रहेगी। लेकिन यहाँ सवाल संवेदनशीलता का नहीं है, सवाल बजट का है। और बजट में सरकार के हाथ बंधे हैं, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल और सब्सिडी का आंकड़ा ही 2 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। तो खेती में निवेश सरकार बढ़ा नहीं सकती। ऐसे में 3 कदम तो उठा ही सकती है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर को खत्म कर दे। दूसरा, कृषि आधारित सभी चीजों पर से टैक्स हटा दे। और तीसरा, कृषि रिटेल को देसी विदेशी निवेश के लिए खोल दे। किसान को अगर पानी देने की व्यवस्था हो जाए तो मेरे दिशा केस के किसान में दम है, वो मिट्टी में सोना पैदा कर सकता है। और इन सब के समानांतर कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए जल विकास योजना भी बनानी होगी। लेकिन शायद सरकार के पास या तो विजन की कमी है या सरकार की अपनी मजबूरी है। इसीलिए सब कुछ आरोपों में ही स्वाहा हो रहा है। केंद्र कहता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब अगर मोदी सरकार को भी यही लगता है कि खेती का मामला राज्य सरकार का मामला है, तो फिर पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि कृषि मंत्रालय की ऐसे में जरूरत क्या है। इसे तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम करने वाले 7,000 कर्मचारी तो कुछ करते नहीं, सब कुछ तो राज्य के भरोसे है। यह वाकई बड़ा सवाल है कि अगर राज्यों की जिम्मेदारी इस देश में खेती को लेकर, शरद पवार भी यही जिक्र अक्सर किया करते थे कि राज्यों की जिम्मेदारी है, तो फिर कृषि मंत्रालय वाकई काम क्यों कर रहा है? 7,000 कर्मचारी वहां दिन भर क्या करते हैं, किस रूप में काम करते हैं? सारा पैसा तो देश का ही है, वो कहां खप रहा है? ये सारे सवाल है। लेकिन बहरहाल इस देश में बहस दरअसल किसान और ग्रामीण और इन सब से होते हुए गरीबी पर जाकर टिक गई। हमें लगा कि आपको बताना कम से कम जरूरी है, या हर किसी को जानना चाहिए कि गरीबी को लेकर जो बहस होती है, ये बहस कोई आज की नहीं है। नेहरू के दौर से लेकर अभी तक, आइए हम कुछ आंकड़े आपको दिखा दें, तस्वीर और साफ होगी। मसलन नेहरू के दौर में इस देश की जनसंख्या 36 करोड़ हुआ करती थी, 36 करोड़ 10 लाख 88 हजार। गरीब उस वक्त थे 19 करोड़ 13 लाख, और ये 53% था। इसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आया। देखिए गरीबों की तादाद बढ़ गई, जनसंख्या भी बढ़ गई। 54 करोड़ में से 30 करोड़ यानी 55% हिस्सा जो है वह गरीबी का है। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, वो 30 करोड़ से अब 41 करोड़ गरीब हो गए। जनसंख्या 1 अरब पार कर गई। गरीबों की फीसदी 40% थी अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में। हाँ, अब के दौर में आंकड़ों के लिहाज से गरीबी कम हुई है 29%, लेकिन आंकड़े बताते हैं 36 करोड़ लोग इस देश के, 36 करोड़ 47 लाख 21,666 आज की तारीख में ये है गरीब। अब इस पूरे मैप को एक दृष्टि से देख लीजिए, ये है स्थिति इस देश के भीतर। अब आप कल्पना कीजिए कि शुरू में आज़ादी के वक्त 19 करोड़ गरीब हुआ करते थे और आज 36 करोड़ है। अब सोचिए कि किस स्थिति में इस देश में नीतियां बनाने की जरूरत है, वो नीतियां किसके लिए होनी चाहिए, और नीतियों के आश्रय हिंदुस्तान को कैसे रचा बसाया जाए जिससे हर जगह की प्रगति उसके अनुरूप हो। इसीलिए बात बार बार गांव की होती है, लेकिन नीतियां शहरों के लिए बनती है। इन सब से इतर लोकसभा में तो इस सब चीज को लेकर हंगामा ही हो गया, लोकसभा ठप हो गई। जो बाहर निकले, बाहर निकलकर क्या कह रहे थे यह भी सुनिए। तो वायदा किया था आते ही महंगाई खत्म कर देंगे, खत्म भी नहीं की, कम भी नहीं की। तो महंगाई में वायदा किया महंगाई खत्म कर देंगे, अरे खत्म नहीं कम ही कर दो थोड़ी बहुत। अच्छे दिन आने हैं और अच्छे दिन आएंगे और अच्छा समय आएगा, ये सब जब ये खुलने लगा है, इनको ये एहसास होना चाहिए कि सदन में ये सब इनकी पोल खुलने वाली है। देखिए सरकार को बने 41 दिन हुए हैं, तो 41 दिन में तो हमको छिपाने के लिए क्या चीज है?
हमारे लिए कोई चीज नहीं है, जो चीज है ओपन बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट है। 1856 में जब पावर ट्रांसफर इस देश में हो रहा था तब ईस्ट इंडिया कंपनी को दोषी ठहराया गया था। 1947 में अंग्रेजों को दोषी ठहराया गया।